हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KBV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 नया शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस है, एक्सटर्नल एग्जाम में जो लेसन से आने की संभावना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, वही लेसन को हम बता रहे, ठीक है। और हम ये लेसन 1, 2, 3, 4, 5 करके नहीं बता रहे, जो हमको लग रहा है कि एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही लेसन को हम बता रहे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और काफी सरल शब्दों बता रहे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और जो सेमेस्टर 2 वाले लोग हैं, उन लोग देखिए एक लेसन से दो क्वेश्चन बन रहा है, कभी भी क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले, काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग यूजी का स्टूडेंट है, 11, 12 का स्टूडेंट नहीं है। आप लोग को अब काफी बड़ा शब्दों में लिखना पड़ेगा, काफी पेजों में लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, तभी तो आपको नंबर मिलेगा, तभी आप टॉप कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को हम काफी सरल शब्दों बता रहे हैं और आप लोग को पॉइंट बता रहे हैं। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सारा आप लोग बहुत अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। जो हम नेक्स्ट अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें इस चैप्टर में अधिकार और स्वतंत्रता, ठीक है। सबसे पहले आपको अधिकार का अर्थ जानना होगा, अधिकार की परिभाषा जानना होगा, इसका अधिकार का क्या सिद्धांत है उसको जानना होगा। उसके बाद आप लोग को स्वतंत्रता पढ़ाएंगे, जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आप लोग को बता रहे, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है। आप लोग को काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को अधिकार पढ़ाते, ठीक है। अधिकार सबसे पहले आप जानते हैं अधिकार क्या होता है। अधिकार उसको कहते हैं जो हम किसी भी काम को करने के लिए, उस काम में अगर हमको अधिकार प्राप्त है तो वो काम को हम आसानी से कर सकते। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि घर में सारे फैमिली में सभी मेंबर, मम्मी पापा दीदी भैया लोग को एक समान अधिकार प्राप्त है, तो सब लोग आसानी से बोल पाता है पापा के सामने। और एक आदमी को, मान ली दीदी को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, वो ज्यादा बोलती है, किन्हीं को अधिकार प्राप्त नहीं है कि बीच में बोलने का, मान ली मेरे छोटा भाई को अधिकार नहीं, मेरे छोटी बहन को अधिकार नहीं है, तो नहीं बोल सकती, उसी को अधिकार कहता है। अगर एक लाइन में समझे तो अधिकार हम उसे कहते हैं जो हमें बोलने का या रहने का स्थान देता है, उसे अधिकार कहते हैं। और अधिकार की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में अधिकार का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम व्यक्ति के जीवन की बात करें तो अधिकारों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज अधिकार की वजह से ही आज जो व्यक्ति हम लोग का विकास कर पाए, मानव की विकास कर पाई है, वो आज अधिकार का ही देन है। आज अधिकार नहीं रहता, मान लीजिए हमारे चुनाव में अगर अधिकार नहीं रहता तो हम चुनाव में भाग ले पाते नहीं ले पाते। आज हमारा अधिकार है कि हम चुनाव में भाग ले पाते हैं, इसलिए तो अधिकार अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अगर किसी काम को ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अधिकार है कि नहीं ये काम को हम कर सकते हैं, ये अधिकार हमको दिया गया है। इसी तरह अधिकार आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग को समझाते हैं। अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान, आपको पहले ही बताया, जो अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। और क्योंकि जब अधिकार उनके पास नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा, अपने आप को विकास नहीं कर पाएगा, व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता है, वह विकास नहीं कर पाते। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, और मानव की बात करें तो पूरा विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है। स्वतंत्रता आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी होता है, और स्वतंत्रता महत्व है, लेकिन स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके। हम स्वतंत्रता मिल गया, लेकिन उसका उपयोग जब मनुष्य करेगा तभी उसका महत्व है, ठीक है। तभी उसका महत्व बढ़ता है जब मनुष्य उसका उपयोग कर सके, और जब उसका मनुष्य उपयोग कर सके एवं जब राज्य और समाज उसे मान्यता दे दे, जब मनुष्य उसको उपयोग करे और राज्य एवं समाज उसे मान्यता दे दे, जब स्वतंत्रता को राज्य के मान्यता मिल जाती है, और जब स्वतंत्रता को, जो स्वतंत्रता है, राज्य की मान्यता मिल जाती है, तो वह अधिकार बन जाता है। क्या? स्वतंत्रता को जब राज्य का अधिकार मिल जाता है तो अधिकार बन जाता है, ठीक है। इसलिए तो स्वतंत्रता काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए स्वतंत्रता की जब राज्य की मान्यता मिल जाएगा तो राज्य से मान्यता मिलेगा, उसके बाद अधिकार बन जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं है, अगर ये बात करें तो इसका अर्थ नहीं है कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो अधिकार है उसकी उत्पत्ति राज्य के द्वारा होती है, ये राज्य के द्वारा नहीं होती है। तो वे समाज में पैदा होते हैं, और वे समाज में पैदा होते हैं, ठीक है।
समाज में पैदा होते हैं तो राज्य तो सिर्फ उसे मान्यता प्रदान करती है। समाज में अधिकार पैदा होते हैं, राज्य सिर्फ उसे मान्यता देता है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो समाज से पहले हम समाज में उस अधिकार को हम जानते हैं कि नहीं ये अधिकार दिया, तो सिर्फ राज्य हमको मान्यता प्रदान करती कि नहीं ये समाज बन रहा है तो इसको ये मान्यता देना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बतलाया गया। अधिकार की परिभाषा देखिए, बहुत ऐसे विद्वान है, विचारक है जो उनका परिभाषा दिए। लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। देखिए कितना सरल शब्दों में बताए हैं, अगर एक शब्दों में समझे तो अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। उनको अधिकार नहीं मिला है तो अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। काफी सरल शब्दों बता रहे, ठीक है, आपको इसलिए बता रहे ना परिभाषा, ताकि आप लोग एग्जाम में लिखे तो एग्जामिनर को भी लगेगा काफी सरल शब्दों में लिखे। ठीक है, आपको लॉस्की के शब्दों में एकदम काफी सरल शब्दों में बताया। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, बर्कर के अनुसार अधिकार न्याय की उस समान व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होती है। देखिए क्या बोलते हैं, तो अधिकार न्याय की उस समान व्यवस्था का परिणाम है। क्या उस समान व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। ठीक है, जो राज्य के कानून उस पर जो आधारित है। ठीक है, देखिए उपयुक्त परिभाषाओं की विवेचना करने पर कुछ बात स्पष्ट होती। जब हम विवेचना करते हैं, परिभाषा को विवेचना करते हैं, जब देखते हैं, जब विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद स्पष्ट होती है कि सभी विद्वान यह मानते हैं कि अधिकार मूल्यतः व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। क्या मानते हैं? सभी विद्वान यह मानते हैं कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं उसके विकास में सहायक है, उनके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। ठीक है, क्या समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है? अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग करती है। ठीक है, अधिकार का आधार स्वार्थ नहीं है, और अधिकार का आधार स्वार्थ नहीं होता है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने दूसरे को अधिकार को मारते, ये अधिकार नहीं कहलाएगा। अधिकार सभी लोगों को समान अधिकार दिया, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य से जुड़ा रहता है, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा रहता है, क्योंकि आप स्वयं के लिए जो चाहते हैं अन्य के लिए भी आपको वह देना होता है। मान लीजिए कि आप अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा रहता है, क्योंकि आप स्वयं के लिए जो चाहते हैं वे दूसरों के लिए भी आपको चाहना होगा कि उनको भी वो अधिकार मिले। या अपने लाभ के लिए, अपने लोभ लालच में सिर्फ अपने अधिकार का ही उपयोग, आप अपने अधिकार के मान लीजिए स्वार्थी अब बन जाएंगे तो फिर अधिकार कहाँ रहा। इसलिए अन्यों को भी आपको देना होगा अधिकार। ठीक है, जो आपको अधिकार मिला वो अन्यों को भी मिलना चाहिए। इस रूप में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस रूप में देखें तो अधिकार होता है और कर्तव्य होता है, उस सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। मान लीजिए सिक्का होता है ना, सिक्का में हेड होता है, एक टेल होता है, तो उसी को बतलाएगा सिक्का के दो पहलू माने जाते हैं। मान लीजिए हेड और टेल। ठीक है, अधिकार को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, और अधिकारों को जो होता है वो राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, हम और आप अधिकार नहीं दे सकते, वो राज्य द्वारा अधिकार दिया गया है कि आपको ये अधिकार है, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, राज्य अधिकारों के उपयोग के सामायिक परिस्थितियों को निर्मित करती है, और राज्य ही अधिकारों के उपयोग की सामायिक जो परिस्थितियां होती है उसे निर्मित करता है, राज्य द्वारा ही निर्मित किया जाता है। अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण। ठीक है, साधारणतः अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर साधारण तौर पर बोले तो अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो विभाग कौन कौन से आपको बताते हैं। ठीक है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो वर्ग है। पहला नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार किसे कहते हैं पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताएंगे दूसरा। ठीक है, ये वे अधिकार है जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से है। ये क्या नैतिक अधिकार वे अधिकार है जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से, मनुष्य के जो नैतिक विकास है उससे है। ये मनुष्य के नैतिक बनाए रखने के लिए जरूरी, और मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है नैतिक। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, या आवश्यक भी नहीं है कि इन अधिकारों को नैतिक को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो। इससे समाज का स्वरूप उन्नत व श्रेष्ठ बनता है। इससे हम बात करें तो समाज का स्वरूप उन्नत व श्रेष्ठ बनता है नैतिक से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य कानून रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराता है। क्या
देखिए, कानूनी अधिकार वे होते हैं जिन्हें राज्य की जो कानून होती है, कानून रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराता है, ठीक है। और लीकॉक के शब्दों में ये एक नागरिक को दूसरे नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और लीकॉक बोलते हैं कि ये नागरिकों के दूसरे नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। कानूनी अधिकार, इन अधिकारों का पालन कराने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा करता है। जो अधिकार है, कानून अधिकार है, इसका पालन जो कराता है वो राज्य कानून द्वारा करता है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है, और हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय अपराध है। जो राज्य में विधि व्यवस्था में लिखा गया, जो कानून लिखा गया, उसी का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर उससे हम बाहर रह के काम करते हैं तो हमें दंडनीय अपराध माना जाता है। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है तो अपने शब्दों में लिखना। अगर चोरी करते हैं तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, आपको आर्थिक सजा भी दे सकती है और आपको दंडनीय सजा मिल सकती है, ठीक है। आपको सजा का प्रावधान है, आप चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको सजा मिलेगा, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया। कानूनी अधिकार के कानूनी अधिकार है दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कानून के अधिकार है दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। पहला क्या, नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। इन दोनों अधिकारों का विवरण इस प्रकार है, ठीक है। इन दोनों अधिकारों का विवरण देखिए तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार तो इस प्रकार है, ठीक है। नागरिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार है जो उसे समाज से प्राप्त होते हैं। अगर नागरिक अधिकार की बात करें तो व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो उसे समाज से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार शारीरिक और मानसिक दबावों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं, और ये अधिकार जो ये अधिकार है वो शारीरिक और मानसिक दबावों के विरुद्ध उसके दबाव के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर चाहे वह दबाव राज्य का हो, चाहे उसका दबाव राज्य का हो या समाज का हो, व्यक्ति विशेष का इस अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता व हस्तक्षेप से मुक्त के भाव सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि उसमें दबाव राज्य का हो या समाज का हो, वह व्यक्ति विशेष का है, ठीक है। लेकिन इस अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता व हस्तक्षेप से मुक्त के भाव सम्मिलित होते हैं। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक हो या ना हो, प्रदान किए जाते हैं। अगर बात करें तो नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक हो या ना हो, सभी को अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। इनका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभालना संभव बनाना, ठीक है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है उस सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। निम्नलिखित प्रमुख नागरिक अधिकार, ये कि अब इसके अंतर्गत भी कई पॉइंट को हम दर्शाए गए ताकि आप लोग पॉइंट को लिख कर एकदम काफी सरल शब्दों में समझिएगा, ठीक है। जो नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार के अंतर्गत भी कितना अधिकार और है इसमें देखिए, काफी सरल शब्दों में आप लोग बता रहे। जीवन का अधिकार, प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है, ठीक है। और प्रत्येक मनुष्य का जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है, और ये अधिकार मौलिक और आधारभूत है क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है, और इसके बिना अन्य अधिकार को हम संभव नहीं बना पाते हैं। इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन को उपभोग कर सके, ठीक है। और बोलते हैं कि व्यक्ति है वो बिना किसी बाधा, किसी दबाव में आकर अपना जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, और राज्य का कर्तव्य है कि हर एक नागरिक का रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। जीवन का अधिकार कितना बहुमूल्य है और जीवन का अधिकार कितना बहुमूल्य है, यह इसके सीम होता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर आने की वजह वह आत्महत्या नहीं कर सकता। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता, आनी व आत्महत्या नहीं कर सकता, ठीक है। अपने जीवन को स्वयं आप समाप्त नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। आजकल हमारे देख रहे हैं नए युवक जो हमारे 14 या 15 साल के, वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसी बात को यहाँ दर्शाया कि आप अपने आप को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते, ठीक है। वही बात को यहाँ दर्शाया गया। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि, और मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, अतः उसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है, और किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाना उसका दंडनीय अपराध है। दूसरा, समानता का अधिकार।
समानता, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। समानता का अर्थ है समानीकरण नहीं, ठीक है, समानीकरण नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए। इनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के बराबर का सम्मान अधिकार दिया जाए, उसे उन्नति करने के लिए सम्मान अवसर दिया जाए, ठीक है, उसे बराबर अधिकार दिया जाएगा और विकास करने के लिए उसे सम्मान अवसर प्रदान किया जाएगा। अमीर और गरीब का जो सबल और निर्बल जो सभी की उन्नति करने के लिए समान अधिकार दिया, न अमीर देखा जाए न गरीब देखा जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। और कानून के सामने सभी बराबर है, और कानून के सामने या अमीर रहे या गरीब रहे, सब लोग कानून के सामने समान है। वो किसी को भेदभाव नहीं करता, कानून सभी को एक नजर से देखता है और कानून के सामने सब समान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि शासन संबंधित कार्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो नागरिक होते हैं बिना किसी भेदभाव के योग्यता यानी आपकी क्या योग्यता, उनके अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। आप कितने पढ़े लिखे, 11th है, 12th है, BA है, PG है, PhD है, जो भी है उनके अनुसार व्यस्त मताधिकार, ठीक है, जो व्यस्त मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार तथा सार्वजनिक पद पर प्राप्त होने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त हो। कोई 10वां पास है, कोई 12 पास है, कोई नहीं पढ़ा है, इसको बोला जाता है ये भेदभाव नहीं। सभी लोगों की जो व्यस्त मताधिकार, सभी लोगों को समान अधिकार है, सब लोग वोट डाल सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनमें धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बोला गया कि इसमें धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता का अधिकार, इससे यह भी प्राय है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम इतने साधन, ठीक है, बोला जाता है कि जो समाज है उसके प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम इतने साधन आवश्यक हो जिससे वह भोजन, निवास और वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। आर्थिक मतलब समझ कमाने खाने वाला, पैसा वाला, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि कम से कम इतना साधन किया जाना चाहिए कि वह भोजन कर सके, एक जगह निवास कर सके, वस्त्र को पहन सके, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, यानी कम से कम जो उनकी व्यवस्था उनको पूर्ति करके प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। और बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। कोई 12 पास है, कोई BA पास है, कोई PhD है, कोई PG है, कोई JRF निकाला, तो उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। तथा जीविका चलाने के अवसर सबको समान रूप से प्राप्त हो, और जीविका चलाने, सब अपने अपने जीवन को जीविका चलाने के लिए समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक क्षेत्र में समानता का अर्थ होता है कि समाज में किसी एक वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो समाज है उनमें किसी एक विशेष प्रकार के समाज को उसमें विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि मान लो कुशवाहा लोग, महतो लोग हैं, वहाँ पे ST लोग हैं, तो वहाँ पे कुशवाहा लोग को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, ST और SC को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ इसी बात का चर्चा किया गया है। धर्म, जाति तथा धन आदि के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित न किया जाए, और धर्म, जाति के आधार पर समाज में व्यक्ति के स्थान निर्धारित न किया जाए, ठीक है। न उसके धर्म न आधार पर समाज में व्यक्ति का जो स्थान होता है वो निर्धारित न किया जाए, बल्कि समाज में उसका सम्मान मनुष्य के रूप में, और समाज में उसका जो सम्मान है, समाज में उसका जो सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होता है, वो मनुष्य के रूप में हो, ठीक है। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम समझ रहे हैं आप लोग को, लेकिन काफी सरल शब्दों में आप लोग बता रहे हैं। अब पॉइंट भी लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख के आप समझ लीजिएगा तो आप लोग काफी सरल शब्दों में लिख पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता, जब तक हमको स्वतंत्रता मिला तभी तो हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, हमें स्वतंत्र कि हम यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ठीक है। लॉस्की के अनुसार इनका तात्पर्य है कि उस शक्ति से होता है, लॉस्की बोलते हैं कि इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार बिना किसी बाधा के बंधन के अपने जीवन के विकास को ढंग चुन सके, ठीक है। बोलते हैं कि किसी प्रकार के उसमें बंधन नहीं होने चाहिए और जीवन के विकास का ढंग चुन सके।
स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार, हम बात करें स्वतंत्रता की जो सकारात्मक अच्छी परिभाषा, उनके अनुसार इसमें व्यक्ति के विकास का अवसर माना जाता है। और व्यक्ति के विकास का अवसर माना जाता है नागरिकों को अपने भौतिक और नैतिक उन्नति के कारण, और नैतिक और जो भौतिक और नैतिक उन्नति के कारण पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, जो भौतिक और नैतिक उन्नति उनके कारण उसे पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना होने दे। और देखिए, समाज में कुछ नियम बनाकर एक जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना होने दे। ठीक है, बोलते हैं कि समाज कुछ नियम बनाकर एक जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना होने दे। ठीक है, उसे हस्तक्षेप ना करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति है उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वे किसी को किसी अन्य व्यक्ति पर आघात करने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति का उपयोग करने तथा किसी के रहने एवं आने जाने पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए हम आघात उसे घायल नहीं कर सकते, आघात उसे स्वार्थी के पूर्ति के लिए हम एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा नहीं करवा सकते, आने जाने में उसको हम दुविधा नहीं डाल सकते। इसी बात को यहाँ बोले सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, अधिकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को ना तो दास बनाया जा सकता और ना ही अपराध। ठीक है, बोला गया किसी व्यक्ति को ना तो हम दास बनाया जा सकता है और ना ही अपराध प्रमाणित किए बिना उसे बंदी ही बनाया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो पहले की प्रथा थी, पहले के लोगों थे वो गरीबों पर यानी ST लोगों को दास बनाकर अपने राजमहल में रखते थे, उनसे घिरने काम कराते थे। आज वे प्रथा खत्म हो गई। यहाँ इसी बात को दर्शाया गया। और यहाँ एक बात को और दर्शाया कि अपराध प्रमाणित किए बिना हम उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। अपराध जब सिद्ध हो जाएगा तब उसे न्याय की रास्ते में भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मनुष्य के व्यक्ति के विकास के लिए उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो मनुष्य है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अपने विचारों को अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सके। उसे यह सुविधा भी मिलनी चाहिए कि वह बोलकर लिखकर अपने विचार को विमर्श करके व्यक्त कर सके, बता सके। ठीक है, विचार स्वतंत्रता के अधिकार, विचार है उस स्वतंत्रता के अधिकार को J.S. मिल तथा लॉक आदि विद्वानों ने व्यक्ति को आत्म उन्नति के लिए अपन जो आत्म उन्नति है ना उनके के लिए अपर ही कार्य माना है। ठीक है, किंतु यह असीमित अधिकार नहीं है। और बोलते हैं कि यह असीमित अधिकार नहीं है। सरकार इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलते हैं कि सरकार के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपने देश के अंदर, व्यक्ति को जो है वो अपने देश के अंदर इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी आवागमन कर सकता है। आने जाने की सुविधा दी जानी चाहिए। यह स्वतंत्रता उसके मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। और बोलता है उनके मानसिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए यह स्वतंत्रता काफी महत्वपूर्ण है। आने जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि ये उच्च जाति किसको जाने मिलेगा, ये नीच जाति किसको नहीं जाने मिलेगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, जिस तरह हम लोग को कॉलेज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी लोग को एक रूम में एक कक्षा में बैठाकर पढ़ाए जाते हैं, हमारे शिक्षक या शिक्षिकाएं द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ इसी बात को दर्शाया गया है। आने जाने में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। मान लीजिए आने जाने में एक बस है, उसमें कई जाति के कई धर्म के लोग रहते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन बनाने का अधिकार। समुदाय तथा संगठन जीवन के विकास तथा उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। और संगठन और समुदाय होते हैं उस जीवन के विकास की उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसलिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक इस समुदाय के निर्माण का अधिकार है। और नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक इस समुदाय के निर्माण करने का अधिकार है। संगठन के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक संगठनों का होता है। और संगठन की सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वो राजनीतिक संगठन का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण आवश्यक है। और राजनीतिक दलों का निर्माण आवश्यक है। संगठन बनाने के लिए अधिकार के साथ साथ सार्वजनिक सभा का भी अधिकार भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संगठन बनाते हैं लेकिन उनके अधिकार के साथ साथ सार्वजनिक अन्य सभी लोगों के सभा का अधिकार भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी सभाओं द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियों और विचारधाराओं
को जनता के सामने रखती है, ठीक है, और ऐसी नीतियों के द्वारा विचारधाराओं को जनता के सामने रखती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा मिलती है, और जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं प्यारे स्टूडेंट, उनको न्यूनतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा मिलती है, ठीक है। आपको भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। आप कोई भी जाति रहे, कोई भी वर्ग से रहे, कोई भी लिंग, आपका सभी लोगों को समान, महिला है तो उसको ज्यादा शिक्षा दिया जाएगा, पुरुष उसको कम, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को समान सुविधा मिलनी चाहिए। इनमें व्यक्ति का ही नहीं बल्कि सारे समाज का लाभ निहित है, और इसमें व्यक्ति का ही लाभ नहीं होता बल्कि पूरे समाज का लाभ होता है, पूरे समाज के लिए निहित होती है। अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए, और बोला गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जो जहाँ से शुरू होती है उनकी मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी जो भाषा है उनके अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों का यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय स्थापित कर सके, और समाज के सभी वर्ग को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने इच्छा के अनुसार विद्यालय स्थापित कर सके। अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, प्रचार करने, पूजा करने, पाठ करने, धार्मिक अनुष्ठानों आदि में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोला गया कि कोई भी धर्म, जाति, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई भी अपना धर्म के प्रति पूजा कर सकता है, प्रचार कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठानों आदि में भाग ले सकता है। स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और राज्य को धर्म के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म के मामले में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीके से संपत्ति का उपार्जन करते हैं, ठीक है, और इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति के गलत तरीके से अपनाते और अपनी इच्छा के अनुसार उसको उपयोग करते हैं। लोग का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तित्व अधिकार होना चाहिए, और लोग बोलते हैं कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तित्व अधिकार होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। और बोलते हैं कि जो नागरिक है उसका व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके, ठीक है। यदि राज्य किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति के मालिक को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और बोलते हैं कि अगर राष्ट्रीयकरण किया जाए संपत्ति का तो मालिक को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। आजकल संपत्ति का अधिकार एक विवादपूर्ण अधिकार है। आजकल यह संपत्ति का अधिकार है काफी विवादपूर्ण रहा है, ठीक है। परिवार के अधिकार के बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। जो परिवार के अधिकार होते हैं उनके बिना मानव जाति का हम विचार विमर्श करेंगे तो असंभव ही नजर आएगा, उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए इनका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता मानव जाति के बिना। इस अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, और इसलिए बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी लोगों को पारिवारिक जीवन यानी परिवार की तरह जीवन जीने का, व्यतीत करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने, परिवार बनाने तथा बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार, और प्रत्येक व्यक्ति को विवाह कर सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है। रोजगार का अधिकार है उस जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना, अपनी इच्छा अनुसार रोजगार प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा तो अपने जब इच्छा अनुसार काम तभी तो रोजगार पाएगा, ठीक है। जब रोजगार पाएगा तो वो फिर उसके अनुसार फिर रोजगार करेगा तो फिर उसके अनुसार वो पैसा कमाएगा। व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और इस काम के बदले व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें बोला गया कि व्यक्ति जो काम करते हैं उनकी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। जितना समय के लिए काम करते हैं, जो उनकी मजदूरी है, उनकी मजदूरी में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मान लीजिए कि राजमिस्त्री का पेमेंट 600 रुपया है प्रतिदिन के हिसाब से, उनको 200 रुपया जाएगा तो अन्याय होगा। और उनकी जो मेहनत है, जो उनके हिसाब से उनकी पेमेंट मिलता है हर दिन का, उनके हिसाब से 600 रुपया ही मिलना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट राजनीतिक अधिकार आप आपको बताएंगे, ठीक है।
वीडियो काफी लंबा है, इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है। आप पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप सारा काफी सरल शब्दों में लिख दीजिएगा। आप लोग के लिए इसलिए इतना लंबा पढ़ा रहे क्योंकि यूजी वाले स्टूडेंट है, ना कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग आईए वाले स्टूडेंट है, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रही है, काफी लंबा हो रहा है क्योंकि आप लोग को समझा रहे हैं, काफी डीपली समझा रहे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और अधिकार है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार से आशय यह है कि व्यक्ति द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर, राज्य की शक्ति का उपयोग किस भांति किया जाए इस संबंध में निर्णय लेने का अवसर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। बात करें तो राजनीतिक अधिकार है वो राज्य की शासन व्यवस्था में भाग लेने के अवसर, राज्य की शक्ति का उपयोग किया, राज्य की जो शक्ति है वो किस भांति से किया जाए इस संबंध में निर्णय लेने के अवसर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं, ठीक है। जो निर्णय लेने के अवसर होते हैं राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल देश के निवासी को ही प्राप्त है और राजनीतिक अधिकार वो विदेश के लोगों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ देश में रहने वाले जो निवासी हैं उसी को प्राप्त है। अगर बाहर से आ गया, अमेरिका से आ गया, इंग्लैंड से आ गया, जर्मनी से आ गया, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से आ गया, तीन लोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, कि भारत में रहने वाले निवासियों को ही प्राप्त है। ये अधिकार या तो देश के संविधान प्रदत्त होते हैं या शासन द्वारा समय समय पर बनाए गए कानूनों द्वारा ये अधिकार विदेशियों, पागलों व दिवालियों आदि को नहीं दिए जाते। और ये अधिकार की बात करें तो ये अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होता है या संविधान द्वारा दिया जाता है या समय समय पर जो शासन द्वारा समय समय पर बनाए गए कानून द्वारा जो अधिकार होते हैं उनके अनुसार होते हैं। जैसे विदेशियों, पागलों, दिवालियों, जो विदेशी लोग हैं उनको अधिकार नहीं, जो पागल लोग हैं उनको अधिकार नहीं, जो दिवालियों उनको ये सब नहीं दिए जाते। निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं और निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है इसमें मत देने का अधिकार, नागरिक के चुनाव में भाग लेने की सुविधा को मतदान के अधिकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हम बात करें जो नागरिक के चुनाव में भाग लेते हैं उन सुविधा को मतदान के अधिकार के रूप में माना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। यह अधिकार लोकतंत्र की देन है, यह अधिकार किसकी, लोकतंत्र की देन है। आज लोकतंत्र सभी लोग तभी तो अपने मन से उस लोकतंत्र का अपना चुनाव करते हैं, जो उनको सही नेता लगता है उनका वो चुनाव करते हैं। इस अधिकार का प्रयोग कर नागरिक राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव में करते हैं। और बात करें इस चुनाव के माध्यम से आप प्रधानमंत्री, आप विधायक, संसद, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच सभी का चुनाव अपने मत से अपने अनुसार करते हैं। आपकी जो इच्छा करती है उन्हीं का आप चुनाव करते हैं। आप जो चुनाव करते हैं ये लोकतंत्र का ही देन है, तभी आप चुनाव कर पाते हैं। अपने शब्दों में काफी सरल, आपको जो पसंद आता है उसकी चुनाव करते हैं। यह अधिकार धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति इत्यादि के प्रतिबंधों से मुक्त करता है। और यह जो है यह अधिकार धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति इत्यादि के प्रतिबंधों से मुक्त होता है तथा प्रत्येक नागरिक को व्यक्त आयु प्राप्त करने पर मिल जाता है। और प्रत्येक नागरिक को व्यक्त आयु प्राप्त करने पर मिल जाता है। जो व्यक्ति, जो संविधान में जो उल्लेख है, जो बोला गया कि आप कोई भी भारत का किसी भी नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो आप वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचित होने का अधिकार। आधुनिक राज्य में जहां एक और नागरिक को मतदान के अधिकार के द्वारा अपने मनचाहे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। बात करें तो आधुनिक राज्य में आज के समय में नागरिक को मतदान के अधिकार के द्वारा मनचाहे प्रतिनिधि जो उनकी इच्छा करे, जो उनकी इच्छा से जो आवाज निकले उनके आवाज के द्वारा अपने मतों के अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव का अधिकार है। तो दूसरी तरफ उसे यह भी अधिकार है कि स्वयं भी राजनीतिक या सार्वजनिक पद के लिए चयनित हो सके और उसको यह भी अधिकार है कि वह स्वयं भी राजनीतिक पर अपने प्रतिनिधि बनकर दावा ठोक सकते कि हम भी एमएलए के लिए खड़ा हुए हैं, ठीक है। और सार्वजनिक पद के लिए चयनित हो सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि जन सहभागिता आवश्यक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि जन सहभागिता आवश्यक है, इसलिए जब तक नागरिकों को निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक शासन संचालन में जन सहभागिता को व्यवहारिक क्रियान्वित संभव नहीं हो पाएगी। अतः मत देने का अधिकार व निर्वाचित होने का अधिकार एक दूसरे के पूरक भी है। अगर बात करें तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक दूसरे के पूरक है और जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपकरण भी है। और जन सहभागिता को अधिक से अधिक उसमें भाग ले, वोट में अपनी भागीदारी को बढ़ाए, इससे काफी सक्रिय उपकरण भी है, काफी गतिविधियां हैं उसके द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जाता है, ठीक है।
सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिकार से तात्पर्य प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के साथ निर्धारित योग्यता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। हम बात करें किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को किसी भी भेदभाव के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और निर्धारित योग्यता के अनुसार जो उनकी योग्यता है उनके अनुसार सरकारी पद प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग आदि इत्यादि की भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते कि ये छोटा कास्ट का, ये बड़ा कास्ट का भेदभाव करेंगे, हम छोटा कास्ट वाला लेंगे, बड़ा कास्ट वाला को नहीं लेंगे। ये भेदभाव करना उचित नहीं है। सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। इसलिए आज हमारे बड़े बड़े पोस्ट पर कई ऐसे महान व्यक्तियों ने आज हमारे परचम लहराए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आलोचना का अधिकार। सरकार को प्रतिवेदन देने तथा सरकार की आलोचना करने को भी राजनीतिक अधिकार में शामिल किया। हम बात करें सरकार को प्रतिवेदन देने तथा सरकार की आलोचना करने को भी राजनीतिक अधिकार में शामिल किया गया है। इस अधिकार के माध्यम से जनता अपनी मांगों तथा सुविधाओं को रचनात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र में यह अधिकार नागरिक समाज में सक्रिय बनता है और आधुनिक समय में, आज के समय में लोकतंत्र में यह अधिकार नागरिक जो है वो समाज को सक्रिय बनाता है। ठीक है, अधिकार के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, आपको अब अधिकार के विभिन्न सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। यह सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित किए गए उपयुक्त विभिन्न प्रकार के अधिकार अस्तित्व में कैसे आए। अधिकार के सिद्धांत और उनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। ठीक है, आप लोग को बता रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, यह सिद्धांत अति प्राचीन है। यह सिद्धांत की बात करें तो काफी प्राचीन है। इसकी वकालत हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने भी की थी। आप हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे, हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े थे, सेमेस्टर 3 में भी पढ़े थे कुछ। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में बहुत मजा आया था पढ़ने में। आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को मानने वाले के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत जो मानते हैं उनके अनुसार अधिकार जन्म सिद्ध या प्राकृतिक या राज के जन्म से पहले ही चला आ रहा है। ये बोलते हैं कि जो ये अधिकार है वो अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है या प्राकृतिक या राज के जन्म से पहले से ही चला आ रहा है। ये राज द्वारा प्रदान किए गए नहीं है। और बोलते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो है, ये बोलते हैं कि ये राज द्वारा हमें प्रदान नहीं किया गया है। आशीर्वादतम ने लिखा है कि उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति का अंग जैसे कि हमारी चमड़ी का रंग, कुछ लोग इसकी भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक शब्द अनिश्चित और भ्रामक है। बहुत ऐसे आशीर्वादम का कहना है, आशीर्वादम लिखे हैं कि मनुष्य की प्रकृति का अंग है, मनुष्य वो प्रकृति का अंग है। ठीक है, जैसे कि हमारी चमड़ी का रंग है, जैसे कि हमारी चमड़ी का रंग है। कुछ लोग इनकी भी आलोचना करते हुए, कुछ लोग इनका भी आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि प्राकृतिक शब्द अनिश्चित और भ्रामक है। प्राकृतिक शब्द है वो अनिश्चित और भ्रामक है। राज के जन्म से पहले कोई अधिकार हो ही नहीं सकते। और बोलते हैं कि हॉब्स लोग बोलते हैं कि राज के जन्म से पहले कोई अधिकार हो ही नहीं सकते। इनका दूसरा सटीक अर्थ स्वाभाविक अधिकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कुछ विद्वान अधिकारों को कानून की देन मानते हैं। इनका मत है कि ये राज्य की इच्छा या कानून का परिणाम है। कुछ विद्वान कानून की देन मानते हैं, लेकिन बोलते हैं इच्छा और कानून का परिणाम है। इनका मत है कि वास्तव में वे ही अधिकार वास्तविक है जिनके पीछे कानूनी विवाद ना हो और जिसके पीछे कानूनी विवाद ना हो। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेंथम, ऑगस्टीन, हॉब्स, हॉलैंड इत्यादि। ठीक है, इस सिद्धांत की भी निम्नलिखित तर्क के आधार पर आलोचना की जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत की निम्नलिखित तर्क के आधार पर आलोचना की जाता है। पहला, कानून अधिकारों का जन्मदाता या निर्माता नहीं है। ये कानून अधिकार है, उनका जन्मदाता या निर्माता नहीं है। दूसरा पॉइंट, अधिकार कानून पर नहीं अपितु प्रथाओं पर आधारित है। कानून अधिकार पर नहीं अपितु प्रथाओं पर आधारित है। जो प्रथा चली आ रही उस पर आधारित है। कानून केवल अधिकारों की कानूनी बनाता है, कानून केवल अधिकारों को कानूनी बनाता है। ठीक है, परंतु इस सिद्धांत का यह महत्व आवश्यक है कि व्यवहार के बिना कानूनी मान्यता पर आधार का कोई अधिकार महत्व नहीं है। बोलता है कि जो व्यवहार है उसके बिना कानूनी मान्यता पर आधार के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास अनुभवों के परिणाम है और ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास अनुभवों के परिणाम है। जो अनुभव किया गया उसका परिणाम है। ठीक है, क्योंकि रीति रिवाज भी ऐतिहासिक होते हैं, काफी पुराना होते हैं। जो परंपरा चला आ रहा है वही परंपरा चला आ रहा है। इस सिद्धांत की आलोचना में भी तर्क दिए जाते हैं। ठीक है,
सभी अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाज पर आधारित नहीं होता। सभी अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाज पर आधारित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिकार वे परिस्थितियां जो व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, व्यक्ति के अपने आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। इसका जो प्रतिपादन है वो आदर्शवादी विचारकों ने किया। कौन किया? आदर्शवादी विचारकों ने किया। तर्क की दृष्टि से यह सिद्धांत सर्वोच्चतम है, और तर्क की दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत सर्वोच्चतम है, परंतु यह सिद्धांत भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित अधिकारों को राज्य सार्वजनिक मानता है और व्यक्ति के अधिकारों से राज्य सार्वजनिक मानता है, जबकि अधिकार व्यक्तिगत होते हैं और अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह आपका ये खत्म हो गया। वीडियो काफी लंबा हुआ, लेकिन काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे। इसके बाद आप लोग को जस्ट जो लेसन आएगा वो आप लोग को जो इसी से रिलेटेड आएगा वो स्वतंत्रता आएगा। ठीक है, अधिकार तो बता दिए, आपके पास स्वतंत्रता आएगा। काफी सरल शब्दों में बता रहे और जो बता रहे हैं काफी सरल शब्दों में समझा रहे। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो, काफी सरल शब्दों बताया गया। और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार आप लोग को बार बार बोल रहे कि सेमेस्टर 6 का जो हमने पढ़ाया था उसी का वीडियो उठाकर आप लोग देख सकते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।